हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक आपको सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर्स पढ़ने के लिए मिलें और उसके बाद में आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट देखने के लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फ़ीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स में नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छे से कर सकें, सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर से डेवलप हो, आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी ज़्यादा बेटर हो, बट साथ ही साथ आप लोग अपने करियर्स में भी अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोगों का भी अपना एक कंट्रीब्यूशन हो। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी बात के साथ में हम भी अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, उसकी जो हमारी NCERT किताब है उसका चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है योगा एंड इट्स रेलेवेंस इन द मॉडर्न टाइम्स। इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक ये देखा था कि योग के कौन कौन से मैकेनिक्स होते हैं जिसके चलते उसका बॉडी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्या वो लॉजिक हैं, क्या वो साइंस हैं, क्या वो एक्सप्लेनेशंस हैं जिससे हमको ये समझ में आता है कि योग करने से फ़ायदा होता है। वो सारी बातें हम लोगों ने देखकर ख़त्म की थी। आज हम लोग कुछ योग आसन वगैरह देखेंगे, कुछ हम लोग योग की क्रियाएं वगैरह देखेंगे जिसका हमारे ऊपर एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसका हमको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। कई सारी एस्पेक्ट्स वगैरह में हमको उसके अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिस हेडिंग के अंडर में हमको पढ़नी है उसका नाम है योगा फॉर वेलनेस। योगा फॉर वेलनेस क्यों? क्योंकि इन सारे के सारे जो भी प्रक्रियाएं वगैरह हम अभी आगे देखने वाले हैं, इनके चलते आपके शरीर के किसी ना किसी पर्टिकुलर हिस्से की फंक्शनिंग में इम्प्रूवमेंट होता है और कहीं ना कहीं बहुत सी समस्याओं से आपको निजात मिलता है। बहुत से रोग वगैरह जो बन सकते हैं या डेवलप हो सकते हैं उसके प्रति आपके शरीर में एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है और पहले की अपेक्षा जो है आप ज़्यादा सहज महसूस करते हैं, ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा लाइट और ज़्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग योगा फॉर वेलनेस का हमारा जो सेक्शन है इसमें देखने वाले हैं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू यह भी बिगिन। इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है, काफ़ी कुछ नया हमको यहाँ पर जानने के लिए मिलेगा इस एंशिएंट साइंस के बारे में जो हिंदुस्तान में हज़ारों सालों से प्रचलित है। चलें शुरू करते हैं सर। सबसे पहली चीज़ जो हमको पढ़नी है उसका नाम है शोधन क्रिया। देखिए, शोधन क्रिया एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी मदद से इंटरनल प्यूरिफिकेशन वगैरह जो है उसको अटेन किया जाता है। मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने बताया, मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने देखा था, पढ़ा था इसके बारे में कि योग जो है बेसिकली आपको 2 जगहों से क्लीन करने की या पर्च करने की बात करता है। आपको अंदर से भी इंटरनली पूरी तरह से क्लीन करने की बात करता है और आपको एक्सटर्नली बाहर से भी जो है पूरी तरह से पर्च करने या फिट एंड फाइन करने की बातचीत करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर का अंदरूनी हिस्सा जो है वो आपका क्लीन नहीं है और आप बाहर से जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया रहें, या फिर अगर आप बाहर से आप अंदर से बहुत ज़्यादा क्लीन है और बाहर से जो है आप ठीक नहीं रहें, ऐसा नहीं होगा। अगर आप योग वगैरह की रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल हर तरीके से जो है आप जो है आपका प्यूरिफिकेशन रहेगा और कहीं ना कहीं आप अपने अंदर एक इन्हेंसमेंट महसूस करेंगे एक बेटरमेंट की तरफ। ये एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है। तो उसमें जो एक प्रैक्टिस जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है इंटरनल प्यूरिफिकेशन वगैरह के लिए, उसको शोधन क्रिया बोला जाता है। इसको जनरली हठ योग में फॉलो किया जाता है। हठ योग का जो आपका पूरा का पूरा फिलॉसफी है, हठ योग की अपनी जो पूरी की पूरी प्रैक्टिस है, उसकी जो पूरी की पूरी एक परंपरा है, उसमें शोधन क्रिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। और इसकी मदद से ना सिर्फ आप क्लीन होते हैं मगर कहीं ना कहीं जितने भी एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स वगैरह हैं आपके अंदर जो जनरेट हो रहे हैं वो सब के सब निकल कर बाहर आपके सिस्टम से जाते हैं। एंड इस सब के चलते एक रिलैक्स्ड लाइटनेस जो है उसका सेंस आपके शरीर में डेवलप होता है। जब आप शोधन क्रियाओं में जो प्रैक्टिसेस वगैरह करते हैं जिनके बारे में भी बातचीत करेंगे, उसके चलते होता यह है कि आपके मन में एक रिलैक्सेशन, एक शांति, एक लाइटनेस आपको महसूस होती है, क्योंकि अंदर से बहुत बड़ी मात्रा में जो टॉक्सिन्स वगैरह थे वो बड़ी मात्रा में निकलते हैं और उसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज या फ़ायदा आपको देखने के लिए मिलता है। तो शोधन क्रिया में जो सबसे पहली चीज़ है जिसको हमको पढ़ना है, जो आपको अंदर से साफ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, उसका नाम है नेति। आप में से कई लोगों ने शायद नेति के बारे में सुना हो, आप में से कई लोग ऐसे हो भी सकते हैं जिन्होंने शायद नेति के बारे में नहीं सुना। तो नेति क्या है, कितने तरीके की होती है और क्या फ़ायदा होता है, वो अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। नेति जो है एक हठ योग की क्रिया है विच इज कंसर्न विद द क्लीनिंग ऑफ नेजल पैसेज। दिस प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स क्लीनिंग अप द थ्रोट एज वेल।
नेति is a prerequisite for cleaning up the respiratory passages for the proper practice of pranayam. There are two types of netis. तो नेति का मतलब क्या है? नेति एक हठ योग की क्रिया है जिसमें आप बेसिकली किस बात पे कंसर्न हो, आप नेजल पैसेज जो है आपका, जो ये नॉस्ट्रल्स वगैरह है, इसके थ्रू जो अंदर आपका पूरा एयर वगैरह का सिस्टम जाता है, ये उसके पहले जो ऊपर का ये विंड पाइप के पहले तक का जो पूरा का पूरा सिस्टम है जहां से ये सब कुछ अंदर जाना है, ये नेजल पैसेज वगैरह की क्लीनिंग वगैरह के ऊपर जो है आप पूरी तरह से कंसर्न हो। नेति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से ये जो नेजल पैसेज है, विंड पाइप के पहले तक का जो पूरा सिस्टम है जिसकी मदद से आपकी हवा अंदर जा रही है, इसको साफ करने का पूरा की जो प्रक्रिया है, प्लस साथ ही साथ इसमें आपका जो थ्रोट वगैरह है वो भी साफ होता है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया वगैरह नेति में की जाती है। अब नेति इसलिए जरूरी हो जाती है या इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अगर आप नेति नहीं करेंगे तो नेति ना करने के चलते अगर आपके नॉस्ट्रल्स वगैरह पूरी तरह से साफ नहीं हुए, पूरी तरह से क्लीन नहीं हुए, तो फिर ढंग से आप प्राणायाम की प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। प्राणायाम की प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए जरूरी यह है कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जितना हो सके उतना अच्छे से काम करे, जितना हो सके उतना ज्यादा वेल इफेक्टिव काम करे। ऐसा ना हो कि एक नॉस्ट्रल बंद है, दूसरे से बस आप सांस ले रहे हैं, और या फिर दोनों नॉस्ट्रल्स जो हैं थोड़े थोड़े से बंद हो रहे हैं और सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है। जितना सांस अंदर जानी चाहिए उतनी आप श्वास खींच नहीं पा रहे हैं, इस तरीके की परिस्थिति ना हो। इसके लिए आपका ये एक प्री रिक्विसाइट हो जाती है कि रेस्पिरेटरी पैसेजेस वगैरह को साफ किया जाए, रेस्पिरेटरी पैसेजेस वगैरह को क्लीन किया जाए, और उसके लिए नेति का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेति जो है वो दो तरीके की होती है, दो प्रकार की नेति की जाती है, दोनों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहली नेति का नाम होता है जल नेति। सबसे पहली नीति का नाम क्या है? जल नीति। इसमें हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप पानी की मदद से नेसल पैसेजेस वगैरह को क्लीन करते हैं, पानी की मदद से आपका नेजल क्लीनिंग वगैरह की जाती है। सबसे पहले तो फोटोग्राफ देख लीजिए कि ये कैसे होता है, उसके बाद में फिर मैं आपको इसकी प्रोसेस समझाता हूँ। जनरली आप इस तरह से सर को एक तरफ बेंड करके बैठते हैं और एक आपके किसी भी इस तरीके का आपका जार वगैरह में पानी वगैरह भर के ले लेते हैं और उसको एक नॉस्ट्रल पे लगाते हैं, और इस तरीके से आप उस पानी को अंदर की तरफ अपने सिस्टम में डालते हैं कि वो एक आपके नॉस्ट्रल से होता हुआ दूसरे नॉस्ट्रल से जो है निकलकर बाहर गिरता चला जाता है। देखिए इसको इस तरीके से जो है नेति की जाती है। एक आपके नॉस्ट्रल पे आप इस तरीके से एक फ्लास्क वगैरह को लगाते हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, इसमें से पानी जा रहा है और एक दूसरे नॉस्ट्रल से जो है वो पानी लगातार निकलता चला जाता है। अब ये देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, मगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हो जाता है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है। इस तरह से जो है नेति को परफॉर्म किया जाता है। इसको जल नेति बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे आपकी जो नेजल पैसेजेस वगैरह हैं उसकी क्लीनिंग किसकी मदद से की जा रही है? पानी की मदद से की जा रही है। एक तरफ आपने थोड़ा सा सर को झुका के फ्लास्क वगैरह से पानी एक नेजल पर रखा, एक नॉस्ट्रल पर रखा और दूसरे से जो है पानी निकाल दिया। वही प्रक्रिया फिर आप दूसरे से करते हो कि अब इस तरफ सर झुकाया था तो अब इस तरफ सर झुकाओगे, यहाँ पर जो है वो उसको आप लगाने वाले हो फ्लास्क को, यहाँ से पानी जाएगा और इस दूसरे वाले नॉस्ट्रल से निकलकर आपका नेजल पैसेज वगैरह को साफ करेगा। तो जल नेति जो है इसमें ये पानी का इस्तेमाल करती है नेजल पैसेजेस वगैरह को क्लीन करने के लिए। अब इसकी जो प्रैक्टिस है, फोटोग्राफ मैंने आपको दिखाई दिया, इसकी जो प्रैक्टिस है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए आपको काग आसन में बैठना पड़ता है और दोनों आपके जो फीट्स हैं लगभग उनमें 1.5 से 2 इंच का डिस्टेंस आप मेंटेन रखते हैं। काग आसन में बैठ गए, 1.5 से 2 इंचेस का डिस्टेंस आपने मेंटेन कर लिया। उसके बाद लीन फॉरवर्ड फ्रॉम द लोअर बैक। अब आपका जो लोअर बैक है उससे थोड़ा सा आपको आगे की तरफ में झुकना है। ये बात भी ध्यान रखने वाली है, ये पोस्चर एकदम आपको जस का तस जो है मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जल नेति ढंग से हो नहीं पाती है। आपने क्या किया, काग आसन में बैठ गए, दोनों पैर जो है आपकी 1.5 से 2 इंच की डिस्टेंस पर है। उसके बाद में आपका लोअर बैक एकदम स्ट्रेट करके थोड़ा सा आप आगे की तरफ में झुकेंगे। जैसे साइड से अगर देखेंगे तो ऐसे थोड़ा सा जो है आपको आगे की तरफ में झुकना है। इस तरीके से आप अपने आप को थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड करिए। टिल्ट द हेड टू द अपोजिट साइड ऑफ द नॉस्ट्रल विच एवर इज मोर एक्टिव इन ब्रीथिंग एट द मोमेंट। अब आपने एक बात नोटिस करी होगी कि कई बार ये होता है कि आपके दोनों जो नॉस्ट्रल्स हैं वो एक ही रेट पर आपका एयर की ब्रीथिंग या इनटेक वगैरह नहीं करते। जनरली ऐसा होता है कि या तो एक नॉस्ट्रल आपका बंद हो जाता है या कंपैरेटिवली एक नॉस्ट्रल जो है वो ज्यादा मात्रा में सांस वगैरह खींच रहा होता है, या इस तरह से बोल सकते हैं कि एक नॉस्ट्रल जो है दूसरे की अपेक्षा ज्यादा एक्टिव होता है। तो अब हमको यहाँ पे करना क्या है, अपने हेड को टिल्ट करना है टू द अपोजिट साइड ऑफ द नॉस्ट्रल विच एवर इज मोर एक्टिव। अब दोनों नॉस्ट्रल्स में से जो भी पर्टिकुलर नॉस्ट्रल से ज्यादा मात्रा में आपका जो इफेक्टिवली काम कर रहा है, ज्यादा मात्रा में एयर आ रही है जा रही है, यानी कि यूं बोल सकते हैं कि वो ज्यादा एक्टिव है, उसको आपको उसके अपोजिट साइड आपको अपने हेड को टिल्ट करना है। जैसे सपोज कर लीजिए कि मेरा ये वाला जो नॉस्ट्रल है इस वक्त ज्यादा आपका एक्टिव है, तो मुझे इसके अपोजिट साइड यानी कि इस तरफ जो है अपने हेड को टिल्ट करना है। इसी तरह से अगर मेरा ये वाला नॉस्ट्रल ज्यादा एक्टिव है तो फिर उसके अपोजिट साइड में मुझे इस तरफ अपने हेड को ज्यादा टिल्ट करना
करना है, जो भी आपका नॉस्ट्रल ज्यादा एक्टिव है एक वक्त पर, जो ज्यादा इफेक्टिवली काम कर रहा है, अपने सर को आपने उसके अपोजिट साइड में जो है टिल्ट करना है, एंड उसके बाद में इंसर्ट द नोजल ऑफ द पॉट इनटू द नॉस्ट्रल विच एवर इज एक्टिव इन ब्रीथिंग एट दैट मोमेंट। अब जो भी आपका ये एक्टिव नॉस्ट्रल है ब्रीथिंग वगैरह में, उसमें फिर आप अपने ये जो पॉट या फिर आपका जो फ्लास्क है इसके नोजल को एंटर कर देंगे, जैसे इस फोटोग्राफ में ये व्यक्ति कर रही है, ये लड़की कर रही है कि आप अपना नॉस्ट्रल वगैरह जो है उसके जो एक्टिव है, ज्यादा जो एक्टिव है इस वक्त ब्रीथिंग में, उस पर आपने अपना ये फ्लास्क का नोजल वगैरह रख दिया टिल्ट वगैरह करने के बाद में, और उसके बाद इसमें से फिर आपने पानी वगैरह पोर करना शुरू किया। स्लाइटली ओपन द माउथ एंड ब्रीथ थ्रू इट। अब आपने यहाँ पे इस तरह से लगा तो लिया है, लेट्स से ये वाला नॉस्ट्रल ज्यादा एक्टिव था तो आप इस तरफ थोड़ा सा टिल्ट कर गए, यहाँ पे आपने फ्लास्क का नोजल डाल दिया। अब उसके बाद में पानी वगैरह डालने से पहले, पानी एंटर करने के पहले आपको अपना मुंह खोले रखना है और आपकी जो ब्रीथिंग वगैरह है उसके थ्रू आपने जारी रखनी है। एंड इस पूरी प्रक्रिया में जब आप ये मुंह को खोलकर इससे ब्रीथिंग वगैरह कर रहे हैं, इस वक्त में आपकी बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी एकदम अकड़ के बैठे हो या अकड़ू बन के या करके बैठे हुए हो, ऐसा नहीं करना है। बॉडी को एकदम आपने रिलैक्स रखना है। लेट द वाटर फ्लो इन थ्रू वन नॉस्ट्रल एंड आउट थ्रू द अदर नॉस्ट्रल। उसके बाद में फिर आपका जो फ्लास्क वगैरह था उसको इस तरह से थोड़ा बहुत टिल्ट करके उसका जो जल वगैरह है, उसका जो वाटर वगैरह है, उसको फिर अपना जो एक्टिव नॉस्ट्रल वगैरह था उससे आपको फ्लो कराना है, इस तरह से कि वो आपके एक्टिव नॉस्ट्रल से जाते हुए आपके दूसरे वाले नॉस्ट्रल से जो है वो निकलकर बाहर आता जाए, बाहर निकलता चला जाए। इस तरीके से जो है आपको ये प्रोसेस वगैरह करनी है। अब ये पूरी की पूरी प्रोसेस करते वक्त में आपकी आंखें जो है उस पानी के ऊपर फोकस करना चाहिए, उस पानी की स्ट्रीम के ऊपर फोकस करना चाहिए जो दूसरे नॉस्ट्रल से निकलकर बाहर आ रही है। तो अपने को क्या करना है, आप इस तरीके से कागासन में बैठ गए, 1.5 से 2 इंच की डिस्टेंस आपने अपने फीट्स के बीच में बना लिया। अपने लोअर बैक से आप थोड़ा सा आगे की तरफ में झुक गए, जो भी नॉस्ट्रल आपका ज्यादा एक्टिव था उसके अपोजिट साइड में आपने अपने सर को जो है टिल्ट कर दिया। लेट से ये वाला नॉस्ट्रल ज्यादा एक्टिव था तो आपने सर को इस तरफ टिल्ट कर दिया, ये वाला नॉस्ट्रल ज्यादा एक्टिव था तो सर को इस तरफ टिल्ट कर दिया। अज्यूम कर लेते हैं कि अभी ये वाला थोड़ा ज्यादा एक्टिव है, इस तरफ आप होगा थोड़ा सा। अब आपने एक फ्लास्क लिया जिसमें पानी भरा हुआ है, उसके नोजल को आपने अपने उस एक्टिव नॉस्ट्रल के ऊपर लगाया। उसके बाद में आपने अपना मुंह खोला थोड़ा सा और उसमें से अपनी ब्रीथिंग जारी रखी। ये पूरी प्रक्रिया करते वक्त और अभी जो आप करेंगे इसके बाद में, इस पूरी प्रक्रिया के टाइम पे आपने क्या करना है, आपने अपने शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ देना है। उसके बाद में फिर ये होगा कि आपने एकदम रिलैक्स छोड़ देना है और उसके बाद में फिर आप वाटर डालना शुरू करें तो एक नॉस्ट्रल से वो जाते हुए फिर दूसरे नॉस्ट्रल से जो है निकलकर बाहर आना चाहिए। एक से आपकी वाटर जा रहा है अंदर और दूसरे से एक्सट्रीम के फॉर्म में बाहर आ रहा है। अब जब तक ये प्रक्रिया चलेगी तब तक आपकी आंखों को जो है पूरी तरह से उस स्ट्रीम के ऊपर जो है फोकस रखना है जो दूसरे नॉस्ट्रल से निकलकर अपनी बाहर जा रही है, और इस तरीके से ये प्रक्रिया वगैरह आपको पूरी करनी है। चले आगे बढ़ते हैं। After finishing half of the water, put down the pot and clean the nose. Repeat with the other. अब जब आपने अपने फ्लास्क का लगभग आधा पानी खत्म कर दिया इस तरीके से एक नॉस्ट्रल से बहाते हुए, तब आपने फ्लास्क को एक तरफ रखिए। उसके बाद में अपने दोनों नॉस्ट्रल्स वगैरह को साफ करिए एंड उसके बाद में दूसरे नॉस्ट्रल के साथ में भी अपने यही प्रोसेस वगैरह करनी है। दूसरा नॉस्ट्रल जो अभी तक उतना एक्टिव नहीं था वो अब कंपैरेटिवली जो है ज्यादा एक्टिव हो जाएगा जल वगैरह के स्ट्रीम वगैरह के निकलने के बाद में। तो अभी इस वाले नॉस्ट्रल से रख के इस वाले से किया था तो पूरी की पूरी प्रक्रिया अब इस तरफ करके इस वाले नॉस्ट्रल पर रखकर यहां से करनी है। एंड यही पूरी आपका जो बचा हुआ आधा पानी है इस तरफ से डाल के इस तरफ से जो है आपने निकाल देना है, और इसमें भी आपकी आंखों को जो वाटर की जो स्ट्रीम निकलकर बाहर जा रही है उसके ऊपर फोकस करना है। ये प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद में फिर आपको अपनी नाक पूरी तरह से साफ करनी है, उसको एकदम क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद क्लीन करने के लिए एक पर्टिकुलर चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाक को एक तो आपने जो है कपड़े वगैरह से आपका पानी वगैरह पूंछ लिया, दूसरा आप नाक के अंदर से जो भी आपके टॉक्सिन्स वगैरह हैं, बलगम वगैरह है, उसको बाहर निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हैं या फिर एक प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसको बोला जाता है मुखाधौती। मुखाधौती में हम लोग करते यह है कि नोज से हम लोग फोर्सफुल तरीके से जो है आपका इनहेलेशन वगैरह करते हैं या फिर फोर्सफुल तरीके से जो है एक्सहेलेशन वगैरह करते हैं। फोर्सफुल एक्सहेलेशन फ्रॉम नोज एंड पैसिव इनहेलेशन फ्रॉम द माउथ। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मुंह से आपने जितना हो सके उतना फोर्सफुल तरीके से अपने सांस को अंदर खींचना है और नाक से पूरी ताकत लगाकर अपने फोर्सफुल तरीके से अपना जो भी आपकी एयर वगैरह है उसको एक्सहेल वगैरह करते चले जाना है। जब आप ये प्रक्रिया लगातार करते चले जाएंगे तो इसको बोला जाता है मुखाधौती। इसकी मदद से फिर आपके अंदर जो भी आप टॉक्सिन्स वगैरह हैं, जो भी नेजल पैसेज के आसपास में जो भी आपका बलगम वगैरह जमा हुआ तो सब कुछ निकल कर बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो क्या करना है मुखाधौती में,
आपने ऐसे मुंह से सांस अंदर खींची है, उसके बाद में फोर्सफुल तरीके से आपको नाक से जो है सांस बाहर निकाल देनी है। ऐसा करते करते 2 4 8 10 15 बार में जितना भी आपका बलगम वगैरह है वो सब निकल जाएगा और दिमाग एकदम आपका जो है ऐसा लगेगा रिलैक्स सा हो गया, सब कुछ जो है एकदम क्लीन हो गया, आपका नेजल पैसेज बढ़िया साफ हो जाएगा और आप महसूस करेंगे कि आप ये नेति करने के पहले या जल नेति करने के पहले जितनी मात्रा में आपका सिस्टम सांस अंदर खींच रहा था, अब आप कंपैरेटिवली उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है सांस वगैरह अंदर खींच रहे हैं, ज़्यादा कॉन्शियसली आप ब्रीथिंग कर रहे हैं। तो ये तो जो है नेति की जल नेति वगैरह जो है उसकी पूरी प्रक्रिया हो गई। अब इसमें क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि इतना तो साफ समझ में आ रहा है कि प्रक्रिया करने में थोड़ा परेशानी तो होगी। एकदम से आप ये सोचो कि कंफर्टेबली आप कर जाओ इसे, ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा वक्त भी लगता है, थोड़ा प्रैक्टिस भी लगती है। तो जैसे यहाँ पर ये लेडी वगैरह जो है ये जल नेति परफॉर्म कर रही हैं, इतना आसानी से एकदम से नहीं होता। अगर आप बिगिनर हो या फिर आप अभी अभी जस्ट शुरू किए हो, थोड़ा सा वक्त लगता है, कई बार जो है परेशानी हो भी जाती है। तो इसलिए एक तो आपको एक्सपर्ट गाइडेंस में करना है और इसके कुछ अपने डूज एंड डोंट्स उनको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ जल नेति ब्रीथिंग शुड बी डन फ्रॉम माउथ। जब आपका जल नेति वगैरह हो रहा है तब आपको माउथ से ब्रीथिंग करना है, आपको मुंह से धीरे धीरे सांस लेते जाना है। जैसे यहाँ पर अब ये लेडी बिल्कुल आपका मुंह थोड़ा सा खोल के रखी है या फिर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मुंह को खोल के नहीं रखा है, ब्रीथिंग वगैरह में दिक्कत होगी, तो ये चीज़ नहीं करनी है, ये एक सही बात नहीं है करने के लिए, ठीक है जी। हो सकता है इसमें ये प्रैक्टिस कर रही हो तो धीरे धीरे वो अपना मुंह खोल रही हो, बंद कर रही हो, जिस वक्त इनका मुंह थोड़ा सा बंद है उस वक्त ये फोटो खींची गई है, मगर देखकर क्या लग रहा है, अपने को समझ में आ रहा है कि ब्रीथिंग जो है माउथ से ज़्यादा नहीं हो रही है, आपका मुंह बहुत ज़्यादा खुला हुआ नहीं है। अगर ऐसी परिस्थिति में आप जल नेति करेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है थोड़ा सा, इसलिए याद रखना है कि जब जल नेति किया जाता है तब अपना मुंह जो है खुला रखना है और उसकी मदद से आपको लगातार सांस वगैरह लेते रहनी है। आइडियल टाइम टू परफॉर्म इज बिफोर सनराइज, ल्यूकवार्म सॉल्ट वाटर इज टू बी यूज्ड फॉर दिस क्रिया। तो सबसे बढ़िया वक्त आपको अगर जल नेति परफॉर्म करना है उसके लिए कौन सा है, सूर्योदय के पहले आप ये परफॉर्म करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। और इसके लिए अब ऐसा भी नहीं है कि कोई भी पानी आप इस्तेमाल कर लें, हल्का गुनगुना जो पानी होता है जिसको हम लोग ल्यूकवार्म वाटर कहते हैं, जिसमें आपने नमक वगैरह मिला रखा हो थोड़ा सा, इस तरीके के हल्के गुनगुने सॉल्टेड वाटर की मदद से अगर आप ये क्रिया करेंगे तो ज्यादा बेटर परिणाम आपको मिलेंगे। ये एक बात अपने को ध्यान रखनी है। हेड शुड नॉट बी टिल्टेड मच ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ जल नेति। अब जब आप जल नेति वगैरह कर रहे हैं तो ऐसा भी नहीं है कि सर को बहुत ज्यादा आप टिल्ट कर लें। लेट से आपका ये वाला नॉस्ट्रल एक्टिव है तो इसके तो आपको जो है अपना सर इस तरफ टिल्ट करना है, एक सर्टेन लेवल तक आप टिल्ट करेंगे और वो प्रैक्टिस के साथ में समझ में आ जाता है कि कितना होता है। अब आप एकदम से इतना ज्यादा टिल्ट कर जाएं और उसके बाद आप जल नेति करें तो वो ठीक नहीं है, या फिर अगर इस तरफ से कर रहे हैं तो इतना ज्यादा कर जाएं और उसके बाद में आप जल नेति करें तो ठीक नहीं है। प्रैक्टिस से अंदाजा लग जाता है कितना करना, मगर फिर भी शुरू में भी बहुत ज्यादा आपको सर टिल्ट नहीं करना, इतना कर लें ऐसा नहीं, थोड़ा सा आपको जो है टिल्ट करके उसके बाद में जल नेति वगैरह परफॉर्म करनी है। तो ये ध्यान रखना है। Head should not be tilted much during the practice of jal neti. Do not blow the nose too hard after the practice as the remaining water may be pushed to the ears. अब बहुत ज़्यादा ताकत से भी जो है आप ये क्रिया वगैरह है जिससे आप फोर्सफुल एक्सेलेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ताकत से भी नहीं करनी है, नहीं तो पता चला कि थोड़ा बहुत जो पानी आपके नेजल पैसेजेस के अंदर है वो आपके कानों में पुश कर जाए तो फिर वो बड़ा अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। जब तक वो पानी हटता नहीं है या इवोपोरेट नहीं होता, बड़ा अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आती है। बार बार आप कान में फिर उंगली डाल के खुजा रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हैं, उससे बचने के लिए बहुत ज़्यादा आपको हार्ड पुश नहीं करना है, धीरे से आप पुश करें, काम चल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी की सारी प्रक्रिया करनी क्यों है, इससे फायदा क्या होता है। तो अब बात करेंगे बेनिफिट्स के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बेनिफिट्स ये हैं कि भाई ये एक्सरसाइज एक्सेलेंट होती है फॉर द कॉजेज ऑफ क्रॉनिक हेडेक, इंसोम्निया, ड्राउजीनेस एंड इंप्रूव्स आईसाइट। यानी कि अगर आपकी समस्या यह है कि आपको हर कभी सरदर्द उठ जाता है, लंबे वक्त तक फिर रहता है और जाता नहीं है, और ये सालों से अगर आपको ये समस्या है, अगर ये क्रॉनिक प्रॉब्लम आपको बनी हुई है हेडेक की, हर कभी सर दुखता है, कभी भी प्रॉब्लम हो जाती है, अगर इस तरीके की समस्या है, माइग्रेन वाइग्रेन की दिक्कत आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो है इस तरीके के क्रॉनिक हेडेक्स में ये नेति वगैरह की जो जल नेति की प्रक्रिया है इससे बहुत फायदा होता है। दूसरा, अगर आपको नींद नहीं आती, टाइम से आपको नींद नहीं आती, टाइम से नींद नहीं खुलती, अनिद्रा की समस्या हो गई है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम अगर आपको है, तो उस कंडीशन में जल नेति बहुत ज्यादा फायदेमंद या काम की चीज है। ड्राउजीनेस अगर आपको लग रही है, वहां पर जल नेति बहुत ज्यादा काम की चीज है। सबसे बड़ी बात, इससे आपकी आंखें जो हैं वो बढ़िया रहती हैं, आपकी आईसाइट वगैरह जो है इंप्रूव होती है, चश्मा वगैरह नहीं लगता, आपकी आंखें बढ़िया फंक्शन करती हैं, अच्छा काम करती हैं। इसके तो ये सारे आपके फंक्शंस वगैरह हैं। डिसीजेस पेक्यूलियर टू द नोज एंड आल्सो कफ आर इफेक्टिवली क्योर्ड। यानी कि आपकी नाक से रिलेटेड अगर कोई समस्या है, कोई दुख दर्द है, आपको कोई परेशानी वगैरह है, कोई रोग वगैरह है, तो वो इससे ठीक होते हैं। प्लस आपका जो ये कफ की समस्या है, आपका कोल्ड एंड कफ जो आपको बार बार होता रहता है, बलगम वगैरह की जो समस्या है, ये इजीली क्योर हो जाती है ये
ईजिली आपका साफ हो जाती है। सबसे बड़ी बात और सबसे ज़रूरी बात ये सारी चीज़ें करने के से जो बाकी फ़ायदे होते हैं उनसे ज़्यादा ये स्ट्रेस और एंजाइटी में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ना आपको उसके बाद में स्ट्रेस होता है और ना आपको इसके बाद में कोई एंजाइटी वगैरह होती है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड एंजाइटी है तो धीरे धीरे उसका लेवल कम होता चला जाता है, धीरे धीरे उसका लेवल डाउन आता चला जाता है। तो ये सारे जो हैं आपको जल नीति के एडवांटेजेस या फ़ायदे देखने के लिए मिलते हैं। अब जो नेक्स्ट आपका जो दूसरा टाइप का नीति होता है उसको हम लोग बोलते हैं सूत्र नीति, जिसमें हम लोग एक थ्रेड की मदद से नेजल पाथ्स वगैरह जो है इसको क्लीन करते हैं। अब हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे कि सूत्र नीति क्या होता है और जल नीति से किस तरह से अलग है। देखते हैं सर। तो अब हम लोग बातचीत करते हैं सूत्र नीति के बारे में। सूत्र नीति क्या होती है या फिर नेजल पैसेज वगैरह को आप थ्रेड की मदद से कैसे क्लीन करते हैं वो देखते हैं। देखिए इसमें सूत्र नीति में यौगिक टेस्ट के अनुसार आपको या जो यौगिक टेक्स्ट वगैरह हैं उसमें क्या लिखा हुआ है उसके अनुसार जो करना है, एक आपको सॉफ्ट थ्रेड लेनी है, एक आपको मुलायम सा धागा लेना है। उसकी कम से कम इतनी उसका उस धागे की कम से कम इतनी लेंथ, अगर आप उसे लपेटना शुरू करें तो आपके हाथ पे एक बार पूरा जो है लिपट जाए, इतनी जो लेंथ है कम से कम आपको अपनी नाक से जो है अंदर इंसर्ट करनी है। ठीक है जी। और इस तरह से इंसर्ट करनी है कि वो नाक से अंदर जाके आपके मुंह से जो है बाहर की तरफ निकल कर बाहर आए। उसके बाद में फिर आपको उसको पकड़ना है और उसकी मदद से फिर आप अपने नेजल पैसेजेस वगैरह को साफ करते हैं। इसको बोला जाता है सूत्र नीति। अब इसकी फोटोग्राफ वगैरह जो है यहाँ पे लगी हुई है कि आपने एक पतली सी थ्रेड ली है, एक धागा लिया है, उस धागे को आपने अपनी नाक में डाला। ये धागा कम से कम इतनी लेंथ की अगर आप हाथ में बांधो तो एक बार बंध जाए, पूरा एक बार आपको कवर कर लिया, एक हैंड स्पैन के बराबर आपने उसको इतना कम से कम अपने नाक के अंदर डाला और आपके मुंह से जो है वो बाहर निकाला है। उसके बाद में दूसरा सिरा उसको पकड़ के आपने मुंह से बाहर निकाल लिया। अब दोनों सिरों को पकड़ के आप अपने नॉस्ट्रल्स वगैरह या नेजल पैसेजेस को साफ करते हैं। इसे बोला जाता है सूत्र नीति। इस पर और जरा बात करते हैं। मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है देखने में, मगर अब किस तरह से इसकी प्रैक्टिस की जाती है इसको जरा देखते हैं। सबसे पहले तो सूत्र नीति करने के लिए आप काग आसन में बैठ जाते हैं। Tilt the head slightly back and insert the sutra, thread or rubber catheter into one of the nostril, whichever is more active in breathing at the moment. अब यहाँ पर आपको जल नीति की अपेक्षा क्या करना है, जल नीति में आप आगे की तरफ में टिल्ट हो रहे थे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ में टिल्ट होना है। Tilt the head slightly back and insert the सूत्र। अब ये जो धागा है जिसको आप अल्टीमेटली अंदर डालेंगे इसको जो है सूत्र बोला जाता है। वहीं से ये नाम जो है निकल कर आया है आपका सूत्र नीति। तो आपका जो सूत्र है आपने अंदर की तरफ में डाला आपके एक नॉस्ट्रिल के अंदर, और नॉस्ट्रिल कौन सा रहना चाहिए, वो वाला नॉस्ट्रिल जो अभी ब्रीथिंग वगैरह में ज्यादा एक्टिव है। इसमें से आपने उसको अंदर की तरफ में जो है धागे को अंदर की तरफ में या सूत्र को आपने अंदर की तरफ में डाला। जेंटली पुश इट थ्रू द नॉस्ट्रिल यूजिंग बोथ हैंड्स। अब धीरे धीरे दोनों हाथों की मदद से, अब ऐसा भी नहीं कि बहुत तेजी से आप उसे इंसर्ट कर दो, धीरे धीरे जो है आपको उसको जेंटली अपने नॉस्ट्रिल वगैरह से पुश करना है। व्हेन द थ्रेड और द सूत्र हैड कम थ्रू द बैक ऑफ द थ्रोट। अब ये जो थ्रेड है ये आपके थ्रोट वगैरह से फिर अंदर की तरफ में जब ये निकल कर आना शुरू होगा, उसमें पुट द इंडेक्स एंड द मिडिल फिंगर इनटू द माउथ, कैच होल्ड ऑफ द सूत्र। उसके बाद में आपको अपने हाथ की इंडेक्स और मिडिल फिंगर को अंदर डालना है अपने मुंह के, और वो जो सूत्र अब आपके नाक से अंदर जाके आपकी थ्रोट में आ रहा है उसको पकड़ना है। ठीक है जी। कैच द होल्ड ऑफ द सूत्र एंड ड्रॉ इट आउट केयरफुली थ्रू द माउथ। और उसके बाद उसको धीरे 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 जो है आपका मुंह से अपने मुंह से बाहर निकालना है। सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा मगर ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ में हो जाता है। अगर आप गाइडेंस वगैरह में करें तो ये, या कोई जो आपका योग गुरु है उनकी गाइडेंस में अगर इसको करवाया जाए तो ये आसानी से हो जाता है, इतनी दिक्कत नहीं आती है। आपने क्या करना है, एक सूत्र या फिर एक सिंपल सा एक आपका सॉफ्ट सा आपने धागा लिया, एक नॉस्ट्रिल से आपने उसको अंदर डालना शुरू किया। वो नॉस्ट्रिल कौन सा रहने वाला है, वो नॉस्ट्रिल वो रहने वाला है जो इस वक्त ब्रीथिंग में ज्यादा एक्टिव है। यहां पर और जल नीति में क्या फर्क है, जल नीति में आगे की तरफ में थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ता है, सूत्र नीति में थोड़ा सा पीछे की तरफ में टिल्ट करना पड़ता है। अब आपने धागा अंदर की तरफ डाला, कितना, कम से कम इतना जितना कि एक बार आपके हाथ पर लिपट जाए। आपने उसको अंदर डालना शुरू किया और धीरे 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 जेंटली आपने उसको अंदर पुश किया। उसके बाद में आपके थ्रोट के अंदर से जो है वो निकलकर बाहर आना शुरू होगा। तब आपने आपकी दो फिंगर्स वगैरह अंदर डालनी, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर आपने अंदर डाल के उस धागे को पकड़ना है और मुंह से बाहर निकालना है। ठीक है जी, इतनी चीज आपने करनी है। लीव अ फ्यू इंचेस ऑफ द थ्रेड हैंगिंग आउट ऑफ द नोज। अब ये ध्यान रखना है कि आपका जो नोज है, जो धागा अंदर गया उसके बाद में भी थोड़ा बहुत धागा नोज के बाहर भी होना चाहिए ताकि आप एक हाथ से उसको पकड़ सकें और मुंह से भी जो है धागा निकल कर बाहर आ जाए और एक सिरा आप उसके हाथ में, आप अपने हाथ में पकड़ सकें। इतनी जो है उसकी लेंथ होनी चाहिए। चलें आगे। नाउ स्लोली एंड जेंटली पुल द थ्रेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड 4-5 टाइम्स। अब आपने क्या करना है, धीरे 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 जो आपके नाक के अंदर जो आपने थ्रेड डाली है उसका जो बाहरी सिरा आपने पकड़ा है वो, और मुंह के अंदर से जो थ्रेड डाली है उसका जो सिरा आपने पकड़ा है, इनको धीरे 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 आपने इस तरीके से रब करना है। धीरे धीरे आपने इस तरीके से इनको घिसना है। 4-5 बार आपने करना है। स्लोली द थ्रेड आउट थ्रू द माउथ एंड रिपीट द प्रैक्टिस थ्रू द अदर नॉस्ट्रिल। अब धीरे से ये जो थ्रेड है आपको अपने मुंह से पकड़कर बाहर निकालनी है और जो
दूसरा वाला नॉस्ट्रिल है उसके साथ में भी आपको ये प्रक्रिया रिपीट करनी है, दूसरे वाले नॉस्ट्रिल के साथ में भी इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को रिपीट करना है। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है मगर इस तरीके से सूत्र नीति को किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि गाइडेंस वगैरह में इसको करना चाहिए, जब तक आप एकदम परफेक्ट ना हो जाएं तब तक इसको अकेले जनरली परफॉर्म करने से मना किया जाता है, मगर बहुत फायदेमंद है। किन चीज़ों में फायदा करता है वो भी देखेंगे, मगर ये याद रखना है कि सूत्र नीति में क्या हो रहा है और सूत्र नीति किस तरीके से जो है आपका जल नीति से अलग हो जाता है। ठीक है जी, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है जो आपको करनी है। अब इसके डूज और डोंट्स की बात कर लेते हैं कि इसमें आपको क्या करना है और किन बातों क्या नहीं करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो सब चला थोड़ा सा देख लेते हैं। इंसर्ट द थ्रेड स्लोली एंड ब्रीथ कंटिन्यूअसली, द थ्रेड शुड बी क्लीन। आपने जो थ्रेड अंदर की तरफ में डाला है बहुत स्लोली आपको इंसर्ट करना है और लगातार आपको जो है ब्रीथ करते रहना है। इस पूरी प्रक्रिया में ये जो थ्रेड आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो सूत्र आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। आपका सूत्र ऐसा नहीं है कि जूते की लेस उठा के आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इस तरीके का नहीं। वो थ्रेड वगैरह जो है आपका बहुत साफ सुथरा और क्लीन होना चाहिए, सूत्र बहुत ज्यादा साफ होना चाहिए। दिस प्रैक्टिस शुड बी परफॉर्म अंडर गाइडेंस। वही बात जो मैं कह रहा था कि इसको आप अकेले बैठकर जो है जेम्स बॉन्ड की तरह ना करें तो बेटर रहेगा। अगर आप बिगिनर हैं, जो अगर आपका कोई योग गुरु है जो आपको सिखाते हैं मेडिटेशन और योग वगैरह बाकी सारी चीजें, उनकी गाइडेंस में करें तो ज्यादा बेटर है। डू नॉट ट्राई सूत्र नीति अनलेस जल नीति इज परफेक्टेड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है कि जब तक आप जल नीति को परफेक्ट नहीं कर लेते हैं तब तक आपको सूत्र नीति की प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि आपके जो नेजल पैसेजेस वगैरह हैं ये बहुत अच्छे से खुल जाते हैं जल नीति वगैरह की मदद से, और उसके बाद में जब आप धागा वगैरह अंदर डालोगे तो उसके निकलकर इजीली जो है थ्रोट वगैरह से बाहर आना जो है आसान हो जाता है। अब अभी आप एकदम से करना शुरू करो तो पता चला कब भरा हुआ है, बलगम भरा है, 10 चीजें आप डाले जा रहे हो, वो अंदर से बाहर ही नहीं आ रहा है तो दिक्कत हो गई। इस तरीके की चीजें जो हैं वो नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक आप जल नीति में एकदम परफेक्ट नहीं हो जाते, जब तक आपका जल नीति एकदम बढ़िया नहीं हो जाता, उसकी प्रैक्टिस आप एकदम फ्लॉलेसली नहीं कर लेते, तब तक आपको सूत्र नीति ट्राई नहीं करना है। एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि आपने जब थ्रेड इंसर्ट कर रहे हो तो उसको बहुत तेजी से नहीं करना, आपको फोर्स नहीं लगाना। धीरे धीरे आप सहजता के साथ में जो है अंदर की तरफ इंसर्ट करते चले जाएं और बिना फोर्स लगाए अगर वो उसका दूसरा सिरा जो है आसानी से आपके गले से बाहर आ रहा है तो आपका जो है मतलब जल नीति वगैरह परफेक्ट हो गया, आपके नॉस्ट्रल्स वगैरह ढंग से खुले हुए हैं, अब सूत्र नीति अच्छे से परफॉर्म हो रहा है। मगर अगर आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है, अगर आपको जोर लगाना पड़ रहा है इंसर्ट करते वक्त, तो भैया दिक्कत है, अभी आपको और ज्यादा जल नीति करने की जरूरत है, अभी आप उसमें परफेक्ट नहीं हुए। इसके बाद डू नॉट रब द सूत्र टू फास्ट ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। इस बात का भी ध्यान रखना है। पता चला आपने पकड़कर यूं रगड़ना शुरू कर दिया और उसने वो धागा वगैरह जो उसके चलते इंटरनली कहीं कुछ कटवट लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि सूत्र नीति करते वक्त में सूत्र को बहुत ज्यादा तेजी से रब नहीं करना है, बहुत जेंटली रब करना है। इस तरह से जैसे आप हल्के से खुरच रहे हैं, या इस तरह से जैसे आप हल्के से जो हैं आप जैसे आप बहुत हल्के हल्के से जो है अपने आप को सहलाते हैं, लगभग उसी तरीके से जो है आपको हल्के हल्के से सहलाना है। उससे ऐसे पकड़ के ऐसे रब नहीं करना है, पता चला उसने अंदर आपको कट मार दिया है, इतना ज्यादा तेजी से उसको नहीं करना है, बहुत धीरे धीरे इस प्रक्रिया को करना है। अब इतना सारा जो आप तामझाम कर रहे हो, कुछ तो इसकी वजह होगी, कुछ ना कुछ तो इसके फायदे होंगे, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होंगे। तो बेनिफिट जरा हम देख लेते हैं कि सूत्र नीति करने से क्या फायदा होता है। उसके बाद उससे आपको फिर समझ में आएगा कि सूत्र नीति वगैरह क्यों जो है उस पर इतना एम्फेसिस किया जाता है, क्यों इतनी कॉम्प्लेक्स चीज जो है वो करवाई जाती है। सूत्र नीति स्टिमुलेट्स द नर्व एंड इंप्रूव्स द फंक्शनिंग ऑफ द आई, टीयर डक्ट एंड ऑल्फैक्टरी जोन इन द ब्रेन, जिसको नेजल जोन भी बोला जाता है। सूत्र नीति से क्या होता है, आपकी जो नर्व्स वगैरह हैं वो सबकी सब स्टिमुलेट होती हैं। दूसरे शब्दों में आपका दिमाग जो है ज्यादा एक्टिव होता है, आपके दिमाग की फंक्शनिंग जो है ज्यादा बेटर होती है। साथ ही साथ आपकी जो आंखों के फंक्शंस वगैरह हैं उनको भी इंप्रूव करता है। जल नीति की अपेक्षा ये ज्यादा इंप्रूवमेंट वगैरह जो है आपको दिखाता है। जल नीति में आपको जितना इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला होगा अपनी आई साइट्स में, उसकी अपेक्षा जल नीति एक बार हो जाए उसके बाद में इसको अगर आप करते हैं तो इससे और ज्यादा जो है इंप्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। आपके टीयर डक्ट्स वगैरह ज्यादा प्रॉपर्ली फंक्शन करना शुरू करते हैं, और ऑल्फैक्टरी जोन जो आपका नेजल जोन है, जहां से आप पूरा का पूरा सांस वगैरह लेते हैं, श्वास क्रिया जहां से आपकी पूरी चलती है, ये सब बहुत अच्छे से इंप्रूव होता चला जाता है। इट मसाजेस द मेम्ब्रेन एंड साइनस ग्लैंड्स एंड स्ट्रेंथन देम। साथ ही साथ ये आपका साइनस का जो ग्लैंड है और आपकी जो मेम्ब्रेन्स वगैरह उनकी मसाज करता है और उनको
को मजबूती प्रदान करता है। अब यहाँ पर इसके चलते फिर आपको साइनस का इशू नहीं होगा, आपकी इंटरनल मेम्ब्रेन्स वगैरह जो है नेजल पैसेजेस वगैरह की वो सब बढ़िया इफेक्टिवली फंक्शन करते हैं। साथ ही साथ इट इंक्रीजेस रेजिस्टेंस टू द इन्वेजन बाय वायरस, यानी कि जो भी आपके वेरियस तरीके के वायरसेस वगैरह हैं उनका अगर आप बॉडी के सिस्टम के अंदर अगर वो आ रहे हैं तो उनके प्रति आपके शरीर का रेजिस्टेंस वगैरह जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा बेटर होता है। और आसानी से कोई वायरस अगर आपके अंदर आ भी गया तो अगर वायरस कोई आपके अंदर आ भी गया तो आसानी से आपको बीमार कर नहीं पाएगा। एंड सबसे अच्छी बात कि आपकी जो ईएनटी की प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं उसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत ज्यादा जो है ये आपकी हेल्प वगैरह करता है। चलें, तो ये सारी बातें जो हैं ये आपके सूत्र नीति के ऊपर लागू होती हैं कि और इसकी मदद से जो है आपकी इंटरनल क्लींजिंग वगैरह होती है। अब हम लोग बात करेंगे कपालभाति के बारे में। बहुत बहुत और बहुत इफेक्टिव किस्म का आसन है, बहुत आसानी से जो है ये प्रैक्टिस की जा सकती है। तो अब हम लोग इसकी बातचीत करते हैं और इससे आपके पेट की 90 to 95% समस्याएं दूर हो जाती हैं अगर आप इसको करते हैं। तो चलें अब कपालभाति के बारे में बात करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। तो कपालभाति में जो ये शब्द है कपाल, इसका मतलब होता है स्कल या फिर हेड। तो कपालभाति में कपाल शब्द या कपाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है अंग्रेजी में, इसका क्या मतलब है? मस्तिष्क या सर की बात की जा रही है। भाति का मतलब होता है शाइन करना, यानी कि कपाल या फिर आपके सर का या मस्तिष्क का शाइन करना जो है वो कपालभाति का लिटरल मतलब निकल कर आता है। दूसरे शब्दों में हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसकी जो प्रैक्टिस है वो आपके सल को या आपके स्कल को या फिर आपके हेड को जो है शाइन कराती है, या फिर यूं बोला जाए कि आपका जो हेड है इसको रेजुविनेट करती है, या फिर आपके मेंटल फंक्शंस वगैरह को ज्यादा बेटर तरीके से वाइटलाइज करती है, ज्यादा उनकी फंक्शनिंग वगैरह बढ़ाती है, ज्यादा इफेक्टिवली जो आपका दिमाग जो है वो काम करना शुरू करता है। इसलिए इसको कपालभाति कहा जाता है। याद रखिएगा, कपालभाति का मतलब क्या है? दो शब्द हैं, कपाल और भाति। कपाल का मतलब आपका हेड होता है और भाति का मतलब होता है शाइन करना, यानी कि वो प्रैक्टिस जिसकी मदद से आपका हेड शाइन करता है। शाइन करने का मतलब ये नहीं कि वो चमकने लगेगा आपका बल्ब वगैरह की तरह, इसका मतलब यह है कि आपका जो सर है वो रेजुविनेट होगा, उसके फंक्शंस वगैरह ज्यादा इफेक्टिव होंगे, उसकी एफिशिएंसी वगैरह और एफिकेसी वगैरह जो है वो बढ़ जाएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसके चलते इसको कपालभाति कहा जाता है। अब इसकी प्रैक्टिस की क्या स्टेजेस वगैरह है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान के आसन में जो है या मेडिटेटिव पोस्चर में बैठना है। हल्दी बाल्दी मार के आप बैठ गए, आंखें वगैरह आप एकदम बंद कर लें और आपका बॉडी को जो है एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। उसके बाद में आप जितना हो सके उतना डीपली अपने नॉस्ट्रल्स वगैरह की मदद से इनहेल कर लें, जितना हो सके अपना ज्यादा सांस को खींच लें, और उसके बाद में पूरे फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स की मदद से आपको वो सांस को बाहर छोड़ना है। मतलब ये कि आप इस तरीके के पोस्चर में बैठ गए हैं। इसके बाद में अब जो भी आपने ध्यान मुद्रा लगानी है, कोई और मुद्रा लगानी है, इसको मुद्रा बोला जाता है। ये एक आपके दो उंगलियों को जो जोड़ना है इसे ध्यान मुद्रा बोलते हैं। इसी तरह अगर आपने इसको ऐड किया तो ये एक अलग मुद्रा होती है, इसको ऐड किया, जो भी आप लेते हैं अलग अलग मुद्राएं होती हैं। अब ये लेने के बाद आपने क्या किया है, आप इस तरह से बैठ गए हैं ऐसे, और इसके बाद में आपने मुद्राएं लगा ली, जो भी मुद्रा, ध्यान मुद्रा लगा ली, जो भी मुद्रा लगानी है आपने इस तरीके से जितना हो सके अपने दोनों नॉस्ट्रल्स वगैरह की मदद से सांस को अंदर खींचा, और उसके बाद में पेट को अंदर की तरफ जितना हो सके, अपने एब्डोमेन को जितना अंदर की तरफ पुश किया जा सके, पुश करते हुए आपने उस सांस को बाहर छोड़ा है। ये एक साइकिल हो गई। फिर आपने जो है अंदर की तरफ खींचा है सांस को अपना नॉस्ट्रल्स वगैरह की मदद से जितना हो सके, और पेट को अंदर की तरफ करते हुए, एब्डोमेन को अंदर की तरफ करते हुए आपने फिर से सांस छोड़ी है। कुल मिला के आप इसमें क्या करना है, इस तरीके से जो है आप ये प्रक्रिया वगैरह को लगातार किए चले जा रहे हैं। सांस को अंदर खींचना है, एब्डोमेन वगैरह को फिर आपका बाहर अपना एक्सपैंड, जितना हो सके आप एक्सपैंड करते हुए सांस को अंदर भर रहे हैं, और उसके बाद में एब्डोमेन को अंदर की तरफ में श्रिंक करते हुए सांस को आप बाहर की तरफ में छोड़ रहे हैं। ये प्रैक्टिस वगैरह जो है आपको लगातार करनी होती है। ये प्रैक्टिस आप लगातार करते चले जाते हैं। तो वही बात जो है यहाँ पे लिखी है, सिट इन अ मेडिटेटिव पोस्चर, eyes closed and the whole body relaxed. Inhale deeply through both nostrils, expanding the abdomen, and exhale with a forceful contraction of the abdominal muscle. यानी कि आंखें बंद करके या जैसे भी आपने बैठना है, जितना हो सके उतना डीपली आपने इनहेल करना है नॉस्ट्रल्स वगैरह की मदद से। मुंह से नहीं सांस लेनी है आपने, सिर्फ नॉस्ट्रल्स वगैरह से सांस लेनी है, मुंह को बंद रखना है, यानी कि कुछ इस तरह, और जितना हो सके सिर्फ आपका नॉस्ट्रल्स वगैरह की मदद से ही सांस को अंदर खींचना है। एक्सपैंडिंग द एब्डोमेन, और इसमें अगर आपका पेट एक्सपैंड हो रहा है बाहर की तरफ तो होने दीजिए। उसके बाद में एक्सहेल विद अ फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन, और उसके बाद पूरी ताकत से जो है आपको इसे एक्सहेल करना है, मगर साथ ही साथ उस वक्त में आपकी एब्डोमिनल मसल्स वगैरह का कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। तो इसको देख लीजिए एक बार फिर से इस तरह से।
इस तरीके से जो है आपको ये प्रक्रिया वगैरह करनी है, ठीक है। ब्रीथिंग मस्ट बी ऑफ द बेलोस टाइप एंड परफॉर्म 30-40 स्ट्रोक्स इन 1 राउंड। 30-40 बार आपको ये स्ट्रोक्स वगैरह परफॉर्म करने हैं और ये लगभग 10 स्ट्रोक्स वगैरह के साथ में आप शुरू कर सकते हैं, यानी कि एक बार में आपने खींचने के बाद में 10 सेकंड के लिए जो है आपने एक बार आपने एक्सेल करके एक बार इनहेल करके जो एक्सेल किया है, ऐसी 10 बार जो है आप करें एक साइकिल, उसके बाद थोड़ा रुक जाएं फिर करें। इस तरह से अगर आप करेंगे तो उसका आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। एट द एंड ऑफ द प्रैक्टिस डीप एक्सेल एंड रिलैक्स। लास्ट में जब आप खत्म करने वाले हैं उसको तो जितना हो सके उतना ज्यादा अंदर की तरफ में सांस लें एंड उसके बाद उसे नॉर्मली छोड़ दें, फिर आपको पेट अंदर बाहर करने की जरूरत नहीं है और रिलैक्स महसूस करें। इस तरह से जो है आप कपालभाति के प्रोसेस वगैरह को खत्म कर सकते हैं। अब इसके जो डूज एंड डोंट्स हैं इसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का, और उसमें जो स्ट्रोक्स वगैरह आपको लगाने हैं वो रिदमिक मैनर में लगाने हैं, रिदमिक तरीके से लगाने हैं, यानी कि एक रिदम फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने उसको ले लिया सांस को अंदर 2-5 मिनट, आप 2-5 सेकंड रुक गए उसके बाद छोड़ रहे हैं, फिर आप एकदम ऐसे रिलैक्स हो गए, फिर आपने उसके बाद में सांस ली फिर छोड़ी, ऐसा नहीं करना है। एक पूरा साइकिल आपको जो है बना के रखना है। ज्यादा स्टैमिना नहीं है शुरू में, 5 बार करिए 7 बार करिए, मगर एक साइकिल, एक चक्र बनना चाहिए, एक प्रोसेस पूरी बननी चाहिए। ऐसे रोक ली 1 मिनट के लिए सांस लेने के बाद में, उसके बाद में छोड़ रहे हैं, फिर रुक गए, उसके बाद में फिर सांस ले ली, मन आया तो उसके बाद, ऐसा नहीं करना है। एक पूरी साइकिल जो है वो चलनी चाहिए। अब भले मैंने यहाँ पे 3 बार किया मगर एक साइकिल जो है वो बनी है, एक प्रक्रिया जो है बनी है, तो इस प्रक्रिया को जो है आपको बनाना है। दूसरा चीज एक्टिव एक्सेलेशन और पैसिव इनहेलेशन वगैरह जो है, इससे ये आपको ध्यान रखना है, या इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। रिदमिक मैनर में स्ट्रोक्स लेने हैं, एक्टिवली आपको एक्सेल करना है और पैसिवली आपको इनहेल करना है। डोंट स्ट्रेन द फेशियल मसल्स ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। आप ऐसा भी नहीं है कि अब एकदम बहुत ताकत लगाकर जो है अपने जानबूझ के बहुत ज्यादा जितना आप में क्षमता है उससे ज्यादा ताकत लगा के पेट अंदर बाहर कर रहे हैं, उसके चलते आपके चेहरे पर जो है वो तनाव दिख रहा है, वो फेशियल मसल्स वगैरह के ऊपर वो एक्सप्रेशन वगैरह निकल कर आ रहे हैं। ये चीज आपको नहीं करनी है। प्लस अगर आपको बहुत हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज वगैरह या कोई गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह अगर हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसको परफॉर्म नहीं करना है, इसको परफॉर्म करने से बचना है। अगर ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, अगर आपको हार्ट का कोई इशू वगैरह है, गैस्ट्रिक अल्सर्स की समस्या है, तो आपको इस चीज से बचना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। बेनिफिट्स वगैरह क्या आ जाते हैं इसके जब आप ये करते हो कपालभाति रेगुलरली? इसके बेनिफिट्स में सबसे पहले तो आपके फ्रंटल एयर साइनस वगैरह जो हैं वो आपके प्यूरिफाई होते हैं और आपका ब्रेन स्टिमुलेट होता है, आपको साइनस वगैरह की समस्या कभी नहीं होगी, पहली चीज। दूसरा, आपका दिमाग जो है वो ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा एक्टिव तरीके से काम करने लगता है। मसाजेस एब्डोमिनल ऑर्गन्स एंड इंप्रूव्स डाइजेशन। अब क्योंकि लगातार आपका पेट अंदर बाहर इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में हो रहा है, तो आपका एब्डोमिनल का जो भी हिस्सा वगैरह है, उसके जो ऑर्गन्स वगैरह हैं, उनकी अच्छी खासी मसाज हो जाती है और इसके चलते आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत बढ़िया होता है। जैसे कि मैंने कहा था कि 90-95% पेट की समस्याएं खत्म हो जाती हैं, और क्योंकि मैक्सिमम समस्याओं की जड़ जो है शरीर में वो पेट होता है। पेट अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसके चलते परेशानियां वगैरह आती हैं, एसिडिटी होती है, गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज होते हैं, फिर वो दूसरी समस्याएं क्रिएट करते हैं। वो सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं पेट से जाके जुड़ जाती हैं। तो अगर आपका पेट ठीक तरह से काम कर रहा है तो डाइजेशन वगैरह जो है आपका इंप्रूव होता है और डाइजेशन वगैरह जो है ठीक रहेगा, तो फिर सब कुछ ठीक रहता है। इसके अलावा आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, सांस अंदर आप बाहर लगातार खींचोगे। इस तरह से आप सांस बार बार अंदर खींचने की जो नॉस्ट्रिल से प्रैक्टिस करते हो, उसके चलते लंग्स की कैपेसिटी अच्छी खासी बढ़ जाती है। ज्यादा मात्रा में आपके शरीर में फिर वो नॉर्मली भी जो है ज्यादा मात्रा में आपकी ब्रीथिंग जो है अनकॉन्शियसली चल रही है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, अनकॉन्शियसली सांसें वगैरह ले रहा हूं, उसमें जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है वो अपने आप जो है ज्यादा मात्रा में अंदर जाने लगती है, ज्यादा जो है बढ़ जाती है। इट इज यूजफुल इन ट्रीटिंग कोल्ड, rhinitis, inflammation of the mucous membrane of the nose, sinusitis and bronchial infections वगैरह। अब तो इसके चलते क्या क्या फायदे होते हैं? एक तो आपको अगर आपको सर्दी वगैरह की समस्या हो रही है, बार बार आपको कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम होती है, तो वो चीज से आप बच जाते हैं, आपका रेजिस्टेंस वगैरह बढ़ता है। कोल्ड वगैरह की समस्या के अलावा अगर नोज के म्यूकस में मेम्ब्रेन्स वगैरह बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेट हो गए हैं, उसमें नाक के अंदर बहुत ज्यादा सूजन वगैरह रहती है, तो वहां पर ये काफी ज्यादा फायदा करता है। इसके अलावा आपको अगर लंग्स के अंदर ब्रोंकाइल्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम वगैरह हो रही है, इन्फेक्शन वगैरह हो रहे हैं, तो ब्रोंकाइल इन्फेक्शन वगैरह में काफी ज्यादा इफेक्टिव है, उसमें आपकी बहुत अच्छे से हेल्प वगैरह करता है। चले, तो ये जो है आपने कपालभाति की बात करी, कपालभाति वगैरह के सारे फायदे होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अग्निसार के बारे में, या अग्निसारा जिसको अंग्रेजी में लिखा गया है। अग्निसार आसन क्या होता है इसको देख लेते हैं।
अग्निसार जो आपका ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है, या जो अग्निसार आसन है आपका, इसको कई बार हम लोग वहनीसार भी बोलते हैं। अब यहाँ वहनीसारा लिखा हुआ है, अंग्रेजी में एक ए अपना जनरली ऐड कर देते हैं, मगर इसको अग्निसार पढ़ा जाता है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, वहनीसार। वहनी एंड अग्नि आर सिनोनिमस वर्ड्स मीनिंग फायर। वहनी और अग्नि का जो ये दोनों शब्द जो हैं वो सिनोनिमस हैं। इसका क्या मतलब होता है, आग या फिर फायर, एंड मीनिंग फायर। एंड सार का मतलब क्या होता है, एसेंस, यानी कि एसेंस ऑफ फायर। अब ये एसेंस ऑफ फायर वर्ड का क्या सेंस बनता है वो हम लोग अभी देखेंगे, मगर अपने को याद रखना है कि अग्निसार या फिर वहनीसार दोनों एक ही आसन के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्टरनेट नाम है। वहनी और अग्नि जो है सिनोनिमस वर्ड हैं जिनका मतलब फायर होता है, और सार का मतलब क्या होता है, एसेंस। अकॉर्डिंग टू हठ योगिक ट्रेडिशंस द एसेंस ऑफ फायर इज लोकेटेड इन द नेवल रीजन। अब हठ योग के जो अपने ट्रेडिशंस वगैरह हैं उसमें क्या बोला गया है कि आपके शरीर की जो फायर है, जो चेतना है, जो उसका एसेंस है, आपके जो शरीर में फायर का एसेंस है वो कहां पर लोकेटेड है, नेवल रीजन में, जो पेट का ये वाला हिस्सा होता है यहां पर जो है ये लोकेटेड है। और इसलिए यहां पर अगर आप ये अग्निसार आसन वगैरह परफॉर्म करेंगे तो उसके आपको काफी ज्यादा फायदे मिलते हैं। एंड इसको या तो आप खड़ी पोजीशन में भी, यानी कि खड़े होकर भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में भी, और या सिटिंग पोजीशन में भी जो है आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब कैसे क्या किया जाता है उसको हम लोग देखते हैं। स्टैंड इरेक्ट विद द फीट अपार्ट एट शोल्डर लेवल, ठीक है, यानी कि अगर आप खड़े खड़े इसको कर रहे हैं तो उस केस में क्या करना है, आपको अपने शोल्डर्स वगैरह से जो है इंक्लाइन करते हुए अपनी फीट्स वगैरह को अपार्ट रखना है। यानी कि आप इस तरह से खड़े हो कि आपका जो शोल्डर है उसकी सीध में आपकी एक फीट आ जाए, और जो दूसरा शोल्डर है उसकी सीध में आपकी दूसरी फीट आ जाए। इस तरीके से जो है आपको अपने दोनों पैरों को अपार्ट करके खड़े होना है। अगर आप बैठ के कर रहे हैं तो उस तरीके से फिर आप एक पर्टिकुलर पोजिशन में आ सकते हैं, अपनी आपका आलती पालती मार के बैठ जाइए और आपका एक मुद्रा, ध्यान की मुद्रा लगा लीजिए, जैसे यहां पर इस व्यक्ति ने जो है ध्यान की मुद्रा लगा रखी है। उसके बाद में bend the knees and body at an angle of 60 degree, place the hands and thighs above the knees, exhale completely, then contract and expand abdominal muscles rapidly for as long as comfortable while retaining the breath outside। अब आपने अपनी नीज वगैरह को बेंड करना है, बॉडी को 60 डिग्री वगैरह के एंगल पर, और आपके थाइज वगैरह, हैंड्स ऑन थाइज एंड अबव द नीज। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने जो थाइज वगैरह है, अगर आप खड़े होकर कर रहे हैं तो आप, मैं साइड से दिखा देता हूं, इस तरह से आपने बेंड करना है और अपने हाथों को अपने थाइज वगैरह के ऊपर रखना है, और उसके बाद आप जो है स्टैंडिंग पोजीशन में इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप आलती पालती मार के कर रहे हैं तब तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये तो खैर आपका एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में आने की बात हुई। अब आपको करना क्या, एक्सेल कंप्लीटली, देन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड द एब्डोमिनल मसल्स रैपिडली फॉर एज लॉन्ग एज कंफर्टेबल व्हाइल रिटेनिंग द ब्रेथ आउटसाइड। मतलब आपने अपना जो भी है श्वास वगैरह को पूरा छोड़ देना है। सांस को पूरी तरह से छोड़ने के बाद में आपको अपने पेट की जो एब्डोमिनल मसल्स वगैरह हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करना है, जितना रैपिडली करना है, जल्दी जो है आपने इनको कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करते रहना है, जितनी बार आप कर सकें, जब तक अपनी सांस को बाहर रखकर आप जितनी बार ये कर सकें उतनी बार आपको करना है, आपके कंफर्ट लेवल के ऊपर है। इसको इधर देखिए, आप इस तरह से बैठ गए, आपने जो भी आपकी श्वास वगैरह थी एक बार अच्छे से अंदर लेके पूरी की पूरी सांस आपने बाहर छोड़ दी। उसके बाद में आपने पेट को अंदर की तरफ में खींचा है, और अंदर की तरफ में खींचकर आप जो है एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं। आपकी जो एब्डोमिनल की मसल्स वगैरह इनको, सांस को बाहर छोड़ के भी सांस आप अंदर ले नहीं रहे और एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं। इस तरीके की प्रक्रिया में आपका पेट का जो ये वाला हिस्सा है, एब्डोमिनल हिस्सा, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप बैठ के कर रहे हैं, खड़े होकर कर रहे हैं तो भी आप इस तरह से, जो आप थोड़ा सा झुककर अगर खड़े होकर कर रहे हैं तो भी आपका एब्डोमिनल का हिस्सा जो है, एब्डोमिन वगैरह का जो पोर्शन है वो अंदर की तरफ में चला जाएगा। ठीक, अब अंदर की तरफ में इसको ले जाके एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कराएं, जितनी बार आप कर सकते हैं। अपनी सांस को बाहर रखकर अपने ब्रेथ को आउटसाइड पकड़कर आप जितनी बार ये कर सकते हैं वो करें, जब तक आप कंफर्टेबल हैं। जब नहीं करते बने तो फिर रुक जाएं, और उसके बाद में आपकी धीरे धीरे जो है सांस को अंदर की तरफ में खींचें। और ये प्रैक्टिस 2 से 3 बार आपने रिपीट करनी है। इसके बहुत बहुत और बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं। ये बहुत एडवांटेजियस चीज है, इसको करना चाहिए। कपालभाति के बाद में लगातार 2, 4, 5, 10 दिन अगर आप कपालभाति की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद में आसानी से हो जाता है। शुरू में आपका अगर फैट वगैरह है पेट के आसपास में तो पेट इतना ज्यादा अंदर नहीं जाता, मगर वक्त के साथ में धीरे धीरे ये काफी ज्यादा अंदर की तरफ में पुश होना शुरू हो जाता है। और जितना ज्यादा अंदर की तरफ में पुश होता है, फैट उतना कटता है, उसके काफी ज्यादा फायदे होते हैं। दूसरे, इसको करना चाहिए, बहुत काम की चीज है। तो क्या प्रक्रिया है, अगर आप खड़े होकर कर रहे हैं तो आपने इरेक्ट खड़ा होना है इस तरह से कि आपका जो फीट वगैरह है वो आपके शोल्डर के साथ में सीध में आ जाए। थोड़ा सा आपको 60 डिग्री के आसपास अपनी जो आपको अपने पैरों को बेंड करना है
है इस तरीके से 60 डिग्री का एंगल बने आपकी नीज के ऊपर और नीचे के हिस्सों में। उसके बाद में अपने हाथों को अपने थाइस पे रखना है और फिर आपने सांस छोड़ने के बाद में एब्डोमेन को अंदर कर खींचना है। ये प्रक्रिया थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है, सबसे बेटर यही रहता है कि आप इस तरह से आसन लगा के बैठ जाइए और उसके बाद में आप इसको करें। यहाँ पे भी करने से पहले चाहे आप ऐसे करें खड़े होकर, चाहे इस तरह से बैठ कर करें, दोनों चीजों में एक चीज का ध्यान रखना है, आपने सांस अंदर लेके बाहर छोड़ दी एक बार, उसके बाद आप सांस रोक के रखनी है, तब एब्डोमेन को अंदर ले जाना है और उसके बाद में रैपिडली आपको इसको एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कराना है, जितनी बार आप करा सकते हैं। एंड जितना, और ये तब तक करना है जब तक आप कंफर्टेबल हैं सांस को रोक कर ये करने में। जब आपको लगे कि अब बस हो गया, नहीं हो रहा है इसके आगे, तो फिर स्लोली आपको ब्रीथ करना है, स्लोली आपको सांस लेनी है और ये प्रैक्टिस 2 से 3 बार आपने रिपीट करनी है। चले, और जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब पेट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। बाबा रामदेव की फोटोग्राफ में समझ में आ रहा है, और एक नॉर्मल इंसान जब इसकी प्रैक्टिस कर रहा है तो उसका भी जो है इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। अब ऑब्वियस ही बात है, ये योगी आदमी है, जिंदगी भर से यही सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, इस लेवल तक पहुंचने में इनको काफ़ी वक्त लगा होगा, काफ़ी साधना लगी होगी। ये व्यक्ति भी काफ़ी लंबे वक्त से जो है योग वगैरह कर रहे होंगे, तो अब इस लेवल तक ये साधना पहुंची है इनकी। एकदम से शायद आपका पेट इतना ज़्यादा अंदर ना जाए, तो उसमें निराश होने की भी बात नहीं है, धीरे धीरे मगर प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो इससे फ़ायदा होता है। एंड अब यहाँ पर जब आप इसे कर रहे होते हैं, अग्निसार को जब परफॉर्म किया जाता है, तो क्या डूज एंड डोंट्स हैं, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। स्टमक शुड बी एम्प्टी व्हाइल परफॉर्मिंग अग्निसार, ये बड़ा एक प्री रिक्विसाइट है कि किसी भी हालत में आपके पेट में कुछ होना नहीं चाहिए। जनरली खाना वाना खा के उसके 2, 4, 5 घंटों में, 7 घंटों में आप ये ना ही करें तो बेटर रहेगा। इसलिए प्रेफरेबली बोला जाता है कि अग्निसार को सुबह के वक्त में करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्री रिक्विसाइट है कि आपका पेट पूरी तरह से खाली होना चाहिए। ये मतलब मस्ट है, इसके बिना काम नहीं बनने वाला, ये एक मस्ट बात है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो स्टमक जो है पूरी तरीके से आपका एम्प्टी होना चाहिए जब आप अग्निसार को परफॉर्म कर रहे हैं। द मूवमेंट शुड बी इन रिदमिक मैनर। अब ये जो मूवमेंट वगैरह आप करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो भी आप कर रहे हैं आपके एब्डोमेन वगैरह के मसल्स में, इसका मूवमेंट एकदम रिदमिक होना चाहिए, बहुत रिदम के साथ में इसको करना होता है। डोंट होल्ड योर ब्रेथ बियॉन्ड कैपेसिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। जिस लिमिट तक सांस रोकते बन रही है, सिर्फ उसी लिमिट तक सांस को रोको, उसके आगे जो है अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं। अवॉइड परफॉर्मिंग दिस प्रैक्टिस इन केस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है तो फिर इस प्रैक्टिस को नहीं करना चाहिए, तब उस कंडीशन में इस प्रैक्टिस को से बचना है। तो क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, किसी भी सूरत में पेट में अगर कुछ है, कुछ खाना वाना खाया है रिसेंट में, तो फिर नहीं करना है। इसको एम्प्टी स्टमक ही परफॉर्म किया जाता है, कपालभाति हो गया, ये हो गया, इनको एम्प्टी स्टमक ही परफॉर्म किया जाएगा, नहीं तो इनको परफॉर्म ना करिए। दूसरा, रिदमिक मैनर में आपके जो मूवमेंट्स हैं इनको रहना चाहिए। तीसरा, अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड, जितनी आपकी क्षमता है उसके ज्यादा आपने जो है आपकी ब्रेथ वगैरह को होल्ड नहीं करना है। और जब आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, हाई ब्लड प्रेशर का केस अगर हो या इशू हो, तब आप इसको परफॉर्म ना करें तो बेटर रहेगा। चलें आगे बढ़ते हैं। अब इतनी सारी चीजें अगर आप कर रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ फायदा भी होगा। जैसे यहां पर अब ये व्यक्ति अग्निसार परफॉर्म कर रहा है बैठकर, तो इतना पेट अंदर की तरफ लेकर जा रहे हो, सांस रोक के सारी चीजें करवा रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो एडवांटेज होगा। क्या फायदे हैं या क्या एडवांटेज है, जरा देख लेते हैं। इट गिव्स जेंटल मसाज टू द एब्डोमिनल ऑर्गन्स एंड इंप्रूव डाइजेशन, इसके चलते आपके जो एब्डोमिनल के ऑर्गन्स वगैरह इनकी अच्छी खासी मसाज होती है, डाइजेशन वगैरह जो है आपका बहुत अच्छा होता चला जाता है, बहुत बढ़िया तरीके से इंप्रूव होता है। और फिर वही बात, अगर पेट ठीक रहेगा तो 90% समस्याएं किसी भी तरीके की नहीं होती हैं, आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल जो है लाइफ के साथ में रहते हैं। पेट ठीक नहीं रहेगा तो जीना मुश्किल करके रख देता है, फिर आपको हर चीज में प्रॉब्लम होती है। कॉन्स्टिपेशन हो गया तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेप्टिक अल्सर हो गया, कोई और तरीके का अल्सर हो गया, मुंह के छाले हो गए, ये चीजें फिर जीना बहुत मुश्किल कर देती हैं, बहुत प्रॉब्लम आती है इसके साथ में। और इससे फिर दूसरे इश्यूज भी होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि इससे आपका फैट वगैरह रिड्यूस होता है, और ये आपके एब्डोमिनल मसल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करता है। अब अगर कोई भाई इस मूड में है कि मैं 6 पैक्स बनाऊंगा, 8 पैक्स बनाऊंगा, पूरा जो है बॉडी के ऊपर ऐसा छाप दूंगा कि ट्रैक्टर निकल के गया मेरे पेट के ऊपर से, इस तरीके के मैं एब्स वैब्स बनाना चाहता हूं, तो उसमें ये हेल्पफुल रहता है, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। जो मसल्स वगैरह आप जाके क्रंचेस वंचेस मारते हो, उसके चलते तो जो होगा सो होगा, मगर ये अंदर से आपके ऑर्गन्स को बहुत ज्यादा मजबूत कर देगा। तो वो ना सिर्फ वो एब्स बनाने में आसानी होती है, रिटेन करने में मदद मिलती है। तो खैर बॉडी बिल्डरों की बात हो गई, जो सिर्फ आपका नॉर्मल रहना चाहते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी फैट एक तो कटता है इससे बहुत ज्यादा, और एब्डोमिनल मसल्स बहुत मजबूत रहती हैं, तो फिर डाइजेशन में कोई इश्यूज नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब कई लोगों ने ऐसा देखा होगा कि आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि कभी किसी दिन आपने कुछ थोड़ा उल्टा सुल्टा खा लिया, थोड़ा बहुत
तेल वाला थोड़ा ज़्यादा खा लिया, थोड़ा हैवी खाना खा लिया, पता चला अगले दिन बहुत भयानक इंडाइजेशन हो गया, अगर रेगुलर वो चीज़ प्रैक्टिस में नहीं है। ये ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी कि अपने मन का आप कभी खा भी नहीं सकते और खाते वक्त में 10 बार सोचना पड़ रहा है कि पचा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। एब्डोमिनल मसल्स बढ़िया हो जाती हैं, डाइजेशन वगैरह ठीक रहता है। इट स्टिमुलेट्स द रेलेवेंट नर्व्स एंड हार्मोनाइजेस ऑल द एब्डोमिनल कंडीशंस ऑफ द बावेल, लिवर, किडनी, स्प्लीन, पैंक्रियाज इन डाइजेशन, अलाउइंग ऑप्टिमम एसिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये भी एक ये वही बात आ जाती है कि आपके स्टमक का डाइजेस्टिव फंक्शंस और बाकी सारी चीजें बढ़िया हो जाती हैं। ये आपकी उन रेलेवेंट नर्व्स को स्टिमुलेट करता है जिसका लेना देना आपके एब्डोमिनल कंडीशंस वगैरह के साथ में है, और इससे आपके एब्डोमिनल कंडीशंस ऐसे हार्मोनाइज होती हैं कि आपके सारे के सारे ऑर्गन्स वगैरह जो हैं वो इफेक्टिवली काम करते हैं। इससे आपके बावल मूवमेंट्स वगैरह का इशू अगर हो रहा है तो वो ठीक होता है, लिवर की प्रॉब्लम ठीक होती है, किडनियां बढ़िया रहती हैं, स्प्लीन हो गया, पैंक्रियाज हो गई, डाइजेशन की हो गया, सब कुछ ठीक रहता है। और इसके चलते जितना और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो खाना आप खा रहे हो इसमें से मैक्सिमम जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह बॉडी सोखने लगती है। कई बार ये भी होता है कि आप खाना बढ़िया खा रहे हो मगर एक एसिमिलेशन वगैरह का लेवल ही नहीं रह गया बॉडी में, तो पता चला आधी से ज्यादा चीजें जो है जस की तस निकल जा रही हैं आपके सिस्टम से बाहर, बॉडी इनको सोख नहीं पा रही है उतनी मात्रा में। यहां पर न्यूट्रिएंट्स का एसिमिलेशन मैक्सिमम होने लगता है और शरीर को इसके बहुत ज्यादा एडवांटेजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सारी के सारे जो है कुछ आपके इस तरीके की क्रियाएं वगैरह हैं जिससे आपकी इंटरनली जो है क्लींजिंग अच्छी होती है और इंटरनली आपका फंक्शनिंग वगैरह जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती चली जाती है। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो हमारा सेशन था इसमें हम लोगों ने जो इंटरनल क्लींजिंग से रिलेटेड योगिक प्रैक्टिसेस वगैरह होती हैं इनके बारे में बातचीत करी। नेति देख लिया, कपालभाति देख लिया, अग्निसार आसन वगैरह देख ली। ये सारी चीज़ों को अगर आप करते हैं तो इससे आपका जो सिस्टम है वो अंदर से पर्ज होता है, अंदर से क्लींजिंग होती है और अंदर से आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह हैं उनकी फंक्शनिंग इफेक्टिव होती है। दिमाग वगैरह जो है ज़्यादा खुलता है, ज़्यादा बेटर तरह से काम करता है और नेज़ल आपकी जो आउटलेट्स वगैरह हैं ये बहुत और इसका जो आपका पूरा का पूरा नेज़ल ओपनिंग वगैरह है ये इफेक्टिवली फंक्शन करती है, जिसके चलते आपकी ब्रीथिंग कैपेसिटी वगैरह बढ़ती है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखकर ख़त्म करी हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम लोग सूर्य नमस्कार के बारे में बातचीत करेंगे। सूर्य नमस्कार क्या है, कैसे किया जाता है, उसकी पूरी की पूरी साइकिल्स वगैरह एंड उसके क्या बेनिफिट्स वगैरह हैं, क्यों करना चाहिए वगैरह वगैरह, इन सारी बातों को जो है हम लोग इसके बाद वाले सेशन में देखेंगे, मगर वो सब कुछ बातें नेक्स्ट अपने लेक्चर में होंगी। आज का जो सेशन है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब समाप्त करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स पर जैसा मैंने आपको लेक्चर के शुरू में भी बताया था कि सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। हम ये कभी आपसे नहीं कहते कि हमारे कोर्स को अभी खरीद लें बाद में फिर दाम बढ़ जाएंगे, या फिर हम लोग आपसे कभी ये नहीं बोलते कि हमारे कोर्स में फलाना फलाना कूपन लगा दें तो आपको जो रेट पे करना है उसके दाम गिर जाएंगे। इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ हम ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ सारा का सारा कोर्स, सारा का सारा कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर चीज़ आपके डिस्पोजल पर है, बिना किसी तरीके की फीस दिए, बिना किसी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लिए, बिना एक पैसा खर्च किए। अभी जो सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है ये आप 3 तरह से एक्सेस कर सकते हैं। या तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी मदद से भी आप इसको एक्सेस वगैरह कर सकते हैं। आप इसे चाहें तो मोबाइल पर चला सकते हैं, पर आपके टैबलेट्स पर चला सकते हैं, लैपटॉप पर चला सकते हैं, जो भी मीडियम आप यूज़ करना चाहें सब पर ये बढ़िया तरीके से का कॉन्ग्रुएंसी रखता है, सिंक्रोनाइज्ड है, आप आराम से इसको एक्सेस कर सकते हैं, बढ़िया तरह से चला सकते हैं। तो इसका जितना हो सके उतना ज़्यादा बेनिफिट उठाएं। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट और उसके बियॉन्ड भी आपको काफ़ी सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। तो CBSE इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों का जो कंटेंट वगैरह है आपको बढ़िया तरह से यहाँ पे स्टैंडर्ड वे में देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा आपके जो स्टेट बोर्ड्स वगैरह हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दूसरे बोर्ड्स, उनका भी क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट यहाँ पे बना हुआ रखा है। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, जो भी क्लास है, कोई भी क्लास का कोई भी सब्जेक्ट हो, सारा कंटेंट आपको चाहे CBSE हो चाहे स्टेट बोर्ड्स में आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आपके जो दूसरे फर्दर एग्जाम्स हैं, NTSC हो गया, ओलंपियाड हो गया, CVT हो गया, IIT JEE हो गया, नीट हो गया, RRB, बैंकिंग, UPSC और भी जो आपके दर्जन भर अलग अलग तरीके के एग्जामिनेशन होते हैं, सबका क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो जितना हो सके आपने भाई इसका फायदा उठाना है, जितना हो सके आप इसका एडवांटेज लें, खुद भी फायदा उठाएं, दूसरों को भी इसके बारे में बताएं, अपना भी जो है भला करें, क्योंकि ज्ञान से बड़ा कोई इंपावरमेंट नहीं होता। अपने आप को जितना हो सके उतना इंपावर करें और दूसरों का भी जो है भला करें, तरक्की और उन्नति के पथ पर चलते रहें। एंड यही मेरी आप लोगों के लिए मतलब एक इल्तिजा रहेगी कि
मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें। ज़िंदगी में ज्ञान से बड़ा कोई आपका एम्पावरमेंट नहीं है, ज़िंदगी में ज्ञान से बड़ा जो है कोई और सशक्तिकरण नहीं होता। किसी ने एक बड़ी अच्छी बात कही भी है, एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि आप किसी एक व्यक्ति को एक फ़िश दे दीजिए और आप उसका पेट सिर्फ एक दिन के लिए भर सकते हैं, मगर उसको अगर आप फिशिंग करना सिखा दें, मछली पकड़ना सिखा दें, तो ज़िंदगी भर फिर वो अपने आप को सस्टेन कर लेगा। लगभग यही एम्पावरमेंट आपको एजुकेशन से मिलता है। तो जितना हो सके मेहनत करते चलें, अपने ऑब्जेक्टिव्स और अपने टारगेट्स पर लॉक्ड रहें, फोकस रहें, डेविएट ना करें। मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ खड़ा हुआ है आपके ड्रीम्स वगैरह को ट्रू करने के लिए, अचीव करने के लिए। तो इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें एंड तरक्की के पथ पर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। जय हिंद।